नमस्कार साथियों, आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। ये क्लास हिंदी से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए है। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे हिंदी साहित्य के ग्रंथ और उनके रचनाकारों के बारे में। यहाँ तक हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। आज की जो हमारी क्लास होगी वो होगी डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी से शुरू। तो आइए दोस्तों, हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के बारे में। इनके ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। प्रकाशन वर्ष सन 1938 ईस्वी। ग्रंथ की सीमा यह ग्रंथ केवल एक भाग में ही आ सका, जिसमें सन 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी अर्थात आदिकाल से भक्ति काल तक की ही अवधि शामिल है। इसका दूसरा भाग अप्रकाशित ही रह गया। काल विभाजन की विशेषता। डॉक्टर वर्मा जी की काल विभाजन का मुख्य आधार शुक्ल जी का ही ढांचा था, परंतु इन्होंने आदिकाल को दो भागों में बांटा, संधि काल और चारण काल। अतिरिक्त परीक्षा उपयोगी तथ्य। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपभ्रंश के प्रसिद्ध कवि स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि माना है। इसी कारण इनके इतिहास का प्रारंभ 693 ईस्वी से माना जाता है। तो दोस्तों, हमने क्या पढ़ा कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी, इनके ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, जिसका प्रकाशन 1938 ईस्वी में हुआ था। यह ग्रंथ अधूरा ग्रंथ माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक का ही वर्णन मिलता है, अर्थात आलोचनात्मक इतिहास। इसमें आदिकाल से भक्ति काल तक का ही वर्णन मिलता है। इसमें न रीतिकाल का वर्णन किया गया है, न आधुनिक काल का वर्णन किया गया है। इसीलिए इस ग्रंथ को अधूरा ग्रंथ माना जाता है। और जो इसका दूसरा भाग था वह प्रकाशित ही नहीं हो पाया। ठीक है। और फिर हमने पढ़ा काल विभाजन की विशेषता। जो रामकुमार वर्मा जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन किया, उसका मुख्य आधार शुक्ल जी का ही ढांचा था। लेकिन इन्होंने क्या किया कि आदिकाल को दो भागों में बांट दिया। ठीक है। इन्होंने संधि काल और चारण काल की संज्ञा दी। आपने देखा होगा कि कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि आदिकाल को संधि काल और चारण काल की संज्ञा किसने दी है। तो आपने ध्यान रखना है कि किसने दी है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने। और कई बार परीक्षा में ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है। तो आपने ध्यान रखना है कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। इसी कारण इनके इतिहास का प्रारंभ 693 ईस्वी से माना जाता है। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और अब पढ़ेंगे हम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में। ठीक है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी प्रमुख इतिहास ग्रंथ। इन्होंने इतिहास की 3 महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी। कौन कौन सी? हिंदी साहित्य की भूमिका, जिसका प्रकाशन 1940 ईस्वी में हुआ। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, इसका प्रकाशन 1952 ईस्वी में। तीसरी पुस्तक है इनकी हिंदी साहित्य का आदिकाल, जिसका प्रकाशन वर्ष 1953 ईस्वी माना जाता है। अब हम दृष्टिकोण और महत्व की बात करते हैं। तो शुक्ल जी के बाद इतिहास लेखन में हजारी प्रसाद द्विवेदी का स्थान सबसे महत्वपूर्ण है। इन्होंने शुक्ल जी की कई मान्यताओं का खंडन किया। किसने किया? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने शुक्ल जी की कई मान्यताओं का खंडन किया। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि किन किन मान्यताओं का खंडन किया। तो शुक्ल जी ने जिन ग्रंथों के आधार पर आदिकाल को वीर गाथा काल कहा था, द्विवेदी जी ने उन ग्रंथों को अप्रामाणिक सिद्ध कर दिया और इस काल का नाम आदिकाल ही उपयुक्त माना। हमने पढ़ा था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल को क्या नाम दिया था? वीर गाथा काल। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने उन ग्रंथों को अप्रामाणिक सिद्ध कर दिया और इस काल का नाम आदिकाल ही उपयुक्त माना। ठीक है। फिर दूसरी जो मान्यता थी कि शुक्ल जी का मानना था कि हिंदी साहित्य में भक्ति आंदोलन का उदय इस्लामी आक्रमण की निराशा के कारण हुआ था।
इसके विपरीत द्विवेदी जी ने दृढ़ता से कहा कि भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। उन्होंने लिखा कि अगर इस्लाम ना भी आया होता तो भी इस साहित्य का बारा आना वैसा ही होता जैसा आज है। शुक्ल जी ने जिन सिद्धों और नाथों को साहित्य से बाहर कर दिया था, द्विवेदी जी ने खोजकर सिद्ध किया कि हिंदी का संत काव्य जैसे कबीर का साहित्य इसी नाथ और सिद्ध परंपरा के सहज विकसित रूप पर खड़ा है। तो हमने क्या पढ़ा दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने 3 पुस्तकें लिखी। ये 3 पुस्तकें कौन कौन सी थी? हिंदी साहित्य की भूमिका, जिसका प्रकाशन वर्ष 1940 ईस्वी माना जाता है। दूसरी पुस्तक है इनकी हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, जिसका प्रकाशन 1952 ईस्वी माना जाता है। तीसरी पुस्तक है हिंदी साहित्य का आदिकाल, इसका प्रकाशन वर्ष 1953 ईस्वी माना जाता है। फिर हमने पढ़ा कि शुक्ल जी के बाद इतिहास लेखन में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का स्थान सबसे महत्वपूर्ण है और हिंदी साहित्य में जितने भी रचनाकार हुए उनमें से सबसे ज़्यादा जिन्होंने रामचंद्र शुक्ल जी की मान्यताओं का खंडन किया है वह है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है। अब और हमने फिर पढ़ा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने शुक्ल जी की किन किन मान्यताओं का खंडन किया। सबसे पहली मान्यता हमने देखी कि शुक्ल जी ने आदिकाल को क्या नाम दिया था? वेद गाथा काल। तो सबसे पहले हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसी मान्यता का खंडन किया। ठीक है। जिन ग्रंथों के आधार पर शुक्ल जी ने आदिकाल को वेद गाथा काल नाम दिया था, सबसे पहले हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने उन ग्रंथों को ही अप्रामाणिक सिद्ध कर दिया और आदिकाल नाम ही उपयुक्त माना। ठीक है। और दूसरी जो मान्यता थी, किस मान्यता का खंडन किया? शुक्ल जी, हमने पढ़ा है कि शुक्ल जी मानते हैं कि भक्ति आंदोलन का उदय इस्लामी आक्रमण की निराशा से हुआ। ठीक है। लेकिन जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं उन्होंने दृढ़ता से कहा कि भक्ति आंदोलन जो है वो भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। उन्होंने लिखा है कि अगर इस्लाम ना भी आया होता तो भी हिंदी साहित्य का बारा आना वैसा ही होता जैसा आज है। और तीसरी मान्यता जिसका खंडन किया हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, आप जानते हैं कि शुक्ल जी ने कुछ सिद्धों और नाथों को साहित्य से बाहर कर दिया था, लेकिन द्विवेदी जी ने खोजकर सिद्ध किया कि हिंदी का संत काव्य इसी नाथ और सिद्ध परंपरा के सहज विकसित रूप पर खड़ा है। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और अब हम पढ़ेंगे डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी के बारे में। ठीक है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, इनके ग्रंथ का नाम था हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, जिसका प्रकाशन सन 1965 ईस्वी में हुआ था। यह इतिहास ग्रंथ कुल 2 खंडों में विभाजित है। ठीक है। मुख्य सिद्धांत की अगर हम बात करें तो इन्होंने विकासवादी पद्धति को अपनाया है। गुप्त जी ने अपने इतिहास में साहित्य इतिहास के विकासवादी सिद्धांतों की स्थापना की है और उसके आधार पर हिंदी साहित्य की नवीन व्याख्या प्रस्तुत की है। काल विभाजन का नवीन रूप, इन्होंने आचार्य शुक्ल के 4 चरणीय काल विभाजन को पूरी तरह अस्वीकार कर दिया। गुप्त जी ने संपूर्ण इतिहास को 3 खंडों में विभक्त किया। ये 3 खंड कौन कौन से थे? प्रारंभिक काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। अब हम बात करेंगे परीक्षा उपयोगी तथ्य की। तो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने आचार्य शुक्ल की अनेक स्थापनाओं को अकाट्य प्रमाणों के साथ चुनौती दी। इन्होंने शालिभद्र सूर्य को हिंदी का प्रथम कवि माना है। ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी के बारे में? सबसे पहले हमने इनके ग्रंथ का नाम पढ़ा। इनके ग्रंथ का नाम था हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, जिसका प्रकाशन वर्ष सन 1965 ईस्वी माना जाता है। ठीक है। यह जो इनका ग्रंथ था यह 2 खंडों में विभाजित है। ठीक है। और फिर आपने याद रखना है कि इन्होंने आचार्य शुक्ल जी की तरह काल विभाजन जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने 4
खंडों में किया था, इन्होंने उसको अस्वीकार कर दिया और संपूर्ण इतिहास को इन्होंने बिल्कुल सिर्फ 3 खंडों में विभक्त कर दिया। ठीक है, क्या पढ़ा था हमने कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास जो 900 वर्ष थे उसको 4 खंडों में विभक्त कर दिया था। लेकिन जो गणपति चंद्रगुप्त जी थे, इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को 3 खंडों में विभक्त किया और ये 3 खंड अगर आप इनके नाम याद रखना चाहें तो रख सकते हैं, प्रारंभिक काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। ठीक है, और कई बार परीक्षा में ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि शालिभद्र सूर्य को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना, तो आपने याद रखना है कि डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त जी ने शालिभद्र सूर्य को हिंदी का प्रथम कवि माना है। चलिए अब हम पढ़ते हैं आगे। अब हम पढ़ेंगे नागरी प्रचारणी सभा, हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास। दोस्तों, आजकल के जो परीक्षा पैटर्न है उसमें इसके जो 16 खंड है उसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हम इस पर भी एक बार थोड़ी बहुत नज़र डालेंगे। आप लोग चाहे तो इसको नोट भी कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम पढ़ते हैं नागरी प्रचारणी सभा द्वारा संपादित यह ग्रंथ हिंदी साहित्य का सबसे विशाल सामूहिक इतिहास ग्रंथ है जो 16 खंडों में प्रकाशित हुआ है। तो आइए हम इसके 16 खंडों के नाम पढ़ते हैं और जो उनके संपादक रहे हैं उनके नाम भी पढ़ेंगे। प्रथम खंड है हिंदी साहित्य की पीठिका। इसके संपादक रहे हैं डॉक्टर राजबल्ली पांडे। ठीक है। दूसरा खंड हिंदी भाषा का विकास, इसके संपादक है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। तीसरा आदिकाल, संपादक पंडित करुणापति त्रिपाठी व वासुदेव सिंह। ठीक है। चौथा भक्तिकाल वो भी निर्गुण भक्ति, इसके संपादक रहे हैं परशुराम चतुर्वेदी। पांचवा खंड भक्तिकाल सगुण भक्ति, इसके संपादक थे देवेंद्र नाथ शर्मा व विजेंद्र सनातक। छठा रीतिकाल रीतिबद्ध, डॉक्टर नगेंद्र इसके संपादक रहे हैं। रीतिकाल सातवां रीतिकाल रीतिमुक्त, इसके संपादक रहे हैं डॉक्टर भगीरथ मिश्र। ठीक है। आठवां हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान भारतेंदु काल संवत 1900 से 1950, इसके संपादक रहे हैं डॉक्टर विनय मोहन शर्मा। नवा द्विवेदी काल संवत 1950 से 1975, संपादक पंडित सुधाकर पांडे। 10वां उत्कर्ष काल काव्य संवत 1975 से 1995, संपादक डॉक्टर नगेंद्र। 11वां उत्कर्ष काल नाटक का है, संवत 1975 से 1995, संपादक सावित्री सिंह व दशरथ ओझा। 12वां कथा साहित्य संवत 1975 से 1995, संपादक डॉक्टर निर्मला जैन। 13वां समालोचना निबंध और पत्रकारिता, संपादक स्वर्गीय लक्ष्मी नारायण सुधांशु। 14वां अध्ययन काल डॉक्टर हरवंशलाल शर्मा व डॉक्टर कैलाश चंद्र भाटिया इसके संपादक रहे हैं। 15वां है अंतर भारतीय हिंदी साहित्य, इसके संपादक रहे हैं डॉक्टर नगेंद्र और पंडित राहुल सांकृत्य। और 16वां खंड है हिंदी का लोक साहित्य, इसके संपादक है डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय। ठीक है। तो दोस्तों ये 16 खंड है, आपने इन खंडों के नाम को एक बार फिर से पढ़ लेना है और जो इनके संपादक रहे हैं उनके नाम भी याद रख लेना है। कई बार आप परीक्षा के बदलते पैटर्न के हिसाब से इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है। तो एक बार आप फिर से इन 16 खंडों को देख लीजिए। अब हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के अन्य ग्रंथ एवं उनके रचनाकारों के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे भाषा काव्य संग्रह, जो कि 1873 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और इस ग्रंथ के रचनाकार थे पंडित महेश दत्त शुक्ल। ठीक है। फिर है हमारे पास कविता कौमुदी, प्रकाशन वर्ष 1917, रचनाकार पंडित रामनरेश त्रिपाठी। हिंदी कोविद रत्नमाला 2 भागों में प्रकाशित हुआ था यह ग्रंथ
9 ईस्वी में और 1914 ईस्वी में। संपादक रहे हैं बाबू श्याम सुंदर दास। ठीक है। फिर है हिंदी भाषा का विकास, प्रकाशन वर्ष 1924 ईस्वी। हिंदी भाषा और साहित्य 1930 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इन दोनों ग्रंथों के रचनाकार है बाबू श्याम सुंदर दास। ठीक है। हिंदी साहित्य विमर्श पद्मलाल पूनालाल बख्शी जी का ग्रंथ है 1923 ईस्वी का। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास सूर्यकांत शास्त्री जी का ग्रंथ है 1930 ईस्वी। हिंदी भाषा और साहित्य का विकास अयोध्या से उपाध्याय हरिओद 1931 ईस्वी। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास कृष्ण शंकर शुक्ल 1934 ईस्वी। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर डॉक्टर इंद्रनाथ मैदान जी का है 1939 ईस्वी का। दोस्तों, इस तरह से तो आप बोर हो रहे होंगे जब मैं सिर्फ इनके ग्रंथ और रचनाकारों के बारे में बता रही हूँ, लेकिन जब हम इस पर MCQ करेंगे तब आपको ये सारे प्रश्न जो है सारे ग्रंथों के नाम याद हो जाएंगे। ठीक है। इसमें कोई ट्रिक नहीं है। अगर हम चाहे तो ट्रिक का यूज भी कर सकते हैं, लेकिन ये ट्रिक से आप पेपर को हल नहीं कर पाएंगे। आपको ये कंठस्थ होने चाहिए। ठीक है। तो आगे देखते हैं कहाँ पहुँचे थे हम। हिंदी साहित्य का विकास सूर्यकांत शास्त्री जी का है 1930 ईस्वी का। हिंदी भाषा और साहित्य का विकास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद 1931 ईस्वी का। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास कृष्ण शंकर शुक्ल 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर डॉक्टर इंद्रनाथ मैदान 1939 ईस्वी। खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास ब्रजरतन दास 1941 ईस्वी। आधुनिक हिंदी साहित्य लक्ष्मी सागर वाशनी 1941 ईस्वी। हिंदी काव्यधारा पंडित राहुल सांकृत्यायन 1944 ईस्वी। हिंदी वीर काव्य डॉक्टर टीकम सिंह तोमर 1954 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। हिंदी साहित्य का इतिहास 1973 ईस्वी डॉक्टर नगेंद्र एवं डॉक्टर हरदयाल जी इसके रचनाकार रहे हैं। हिंदी साहित्य का सरल इतिहास 1985 ईस्वी डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का यह ग्रंथ है। ठीक है। ये ग्रंथ परीक्षा में पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, इसके रचनाकार कौन है, तो डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी है। और इसका प्रकाशन वर्ष की हम बात करें तो 1986 ईस्वी है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसने लिखा, डॉक्टर बच्चन सिंह जी ने 1996 ईस्वी में। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसने लिखा, सोमन राजे ने 2003 ईस्वी में। हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास नेचा माधव जी का है 2013 ईस्वी का। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर हमने चर्चा की। प्रश्न नहीं, आज हमने विस्तृत अध्ययन किया जिस पर आप लोगों ने मुझे कमेंट भी किए हैं और आगे भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है। और साथियों, इससे आगे जो हमारा टॉपिक होगा उस पर हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। ठीक है। आप लोग इसके जो नागरिक प्रचारणी सभा के 16 खंड जो हमने अभी वर्णन किया उसको एक बार आप अवश्य देख लेना, क्योंकि परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में पहले MCQ करेंगे, जितना भी आज दिन तक हमने पढ़ा है उसके बाद ही हम नेक्स्ट टॉपिक पर जाएंगे। ठीक है। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।